हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं गीता कुमारी, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और अपने इस प्लेटफॉर्म माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स देख रहे थे 8th क्लास का, जिसमें मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का सम्मिश्रण करके क्लास का तैयार की हूँ। और हम लोग मानव संसाधन के बारे में देख रहे थे। इससे पहले हम लोग 2 क्लास देख चुके हैं। यदि आप लोग उस क्लास को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके उसे ज़रूर देख लें। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग वीडियो क्लास देख सकते हैं। ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है जनगणना। जनगणना क्या है? तो जनगणना का मतलब होता है, जन का मतलब होता है जन और गणना का अर्थ होता है गिनती, यानी कि लोगों की गिनती ही जनगणना कहलाती है ना। देश के प्रत्येक व्यक्ति की गणना ही जनगणना कहलाती है। किसी देश अथवा क्षेत्र में लोगों के बारे में विविध रूप से विभिन्न सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है ना। हमारे देश में मान लीजिए कोई देश है या हमारा देश है, तो देश में जितने भी लोग हैं, है ना, पूरे भारत देश में जितने भी लोग हैं, लोगों के बारे में हर क्षेत्र, उनके हर पहलू की जानकारी लेना और उस सूचना को एकत्र करना और रिकॉर्ड करना ही जनगणना कहलाती है। तो क्या जनगणना क्यों की जाती है? आइए हम देखते हैं। देश की जनता के कल्याण के लिए और उनके विकास के लिए, है ना, सरकार द्वारा नए-नए कार्यक्रम किए जो बनाए जाते हैं, नए-नए नीतियाँ बनाई जाती है और इसे लागू की जाती है, ताकि जनगणना के माध्यम से सरकार हम लोग देश में उपस्थित लोगों की के बारे में जान सके, उनके आर्थिक क्षेत्र की, राजनीतिक क्षेत्र के, उसके हर पहलू के बारे में जान सके और उसके अनुरूप उसके भविष्य के सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, कल्याण के लिए नए-नए कार्यक्रम बना सके। ठीक है? इसके लिए जनगणना ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद हर साल 10 वर्ष पर जनगणना की जाने लगी, है ना। सबसे पहली बार हमारे भारत देश में 1872 में जनगणना की गई थी। उसके बाद से ही हर 10 वर्ष बाद जनगणना की जाने लगी। तो आज़ादी के बाद सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? आज़ादी के बाद सर्वप्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो जनगणना होती है, तो जनगणना में ऐसे कौन-कौन से सूचना एकत्र किए जाते हैं। तो आइए उसके कुछ पहलू के बारे में हम देखते हैं कि जनगणना में किस प्रकार के फॉर्मेट तैयार होते हैं और उसमें अथी के लिखे जाते हैं। तो जनगणना में केवल लोगों की ही जनगणना नहीं की जाती है, बल्कि वहाँ जनगणना के माध्यम से लोगों के गृह संख्या, यानी कि उनकी गृह संख्या कितनी है, उनका मकान है तो कच्चा है या पक्का है, किस स्तर का है, फिर परिवार में व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या है ना, परिवार में मुखिया का क्या नाम है, फिर मुखिया का जो है वो क्या व्यवसाय करते हैं, उनका आय कितनी है, घर में शौचालय की सुलभता है या नहीं है, घर में गंदे पानी के निकासी के लिए व्यवस्था है, और है भी तो कच्ची है, पक्की है, कैसी व्यवस्था है, घर में टेलीविज़न है, नहीं है, ये सब का रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप है, नहीं है, वो सारे देखे जाते हैं। और वाहन यदि है तो 2 पहिए वाली है या 3 पहिए वाली है, सारे, यानी कि इसके अलावा, ये तो बहुत 2-4 पॉइंट है, कुछ ही पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मेट में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं और उसे रिकॉर्ड किया जाता है जनगणना के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि जनगणना जो की जाती है, तो जनसंख्या में लगातार परिवर्तन होते रहता है ना। जनसंख्या जो है हमेशा परिवर्तनशील होते रहता है। तो जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। यानी एक निश्चित समय,
है ना, निश्चित समय के अंतर्गत यदि लोगों की संख्या में जितनी परिवर्तन होती है उसे ही जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन के अंतर्गत जनसंख्या में कमी भी हो सकती है और जनसंख्या में वृद्धि भी हो सकती है और जनसंख्या स्थिर भी रह सकती है लगभग। तो विश्व की जो जनसंख्या है स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ती जा रही है ना, दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। सन 1800 तक जो हमारे विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे रफ्तार से बढ़ी, लेकिन 1800 के बाद क्या हुआ, आइए हम देखते हैं। 1804 में हमारे विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 1 अरब थी, है ना, 1 अरब जनसंख्या 1804 में थी और 1959 में यह जनसंख्या बढ़कर 1 अरब से 3 अरब हो गई। ठीक है, मात्र 150 साल में यह संख्या 1 अरब से 3 अरब हो गई और 1999 में यह जनसंख्या 6 अरब हो गई। यानी कि 150 साल में यह 1 अरब से 3 अरब बढ़ गई, लेकिन मात्र 2200 साल में यानी कि 1804 से 1999 में 200 लगभग 200 वर्षों में यह जनसंख्या 1 अरब से बढ़कर 6 अरब हो गई। तो इस तरह देखिए जनसंख्या में कितनी तेज रफ्तार से वृद्धि होते आ रही है ना। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या का अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। अब हम देखते हैं ये जो जनसंख्या बढ़ती है, ये जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो इसके प्रमुख क्या कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण खाद्य आपूर्ति एवं चिकित्सा सुविधा और जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर। तो खाद्य आपूर्ति यानी कि हमारे देश में आज इतने प्रौद्योगिकी तकनीकी उपलब्ध हैं कि जिसके माध्यम से हमारे हम बहुत अत्यधिक मात्रा में उत्पादन कर पा रहे हैं भोज्य पदार्थ का। और इसके अलावा चिकित्सा सुविधा भी आज बहुत ही उन्नत कर रही है, हर बीमारी का हर रोग का इलाज संभव हो पा रहा है। तो जिसके कारण मृत्यु दर में कमी होती जा रही है और जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। और इसके अलावा है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर के कारण। तो जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है। तो जन्म दर का मतलब होता है प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्म लिए बच्चों की संख्या ही जन्म दर कहलाती है। यानी कि 1000, मान लीजिए कोई गांव है और कोई गांव में यदि 1000 व्यक्ति है तो 1000 व्यक्ति में जितने बच्चे का जन्म हो रहा है उसकी संख्या को ही जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार मृत्यु दर भी होती है कि प्रति 1000 व्यक्ति में मृत व्यक्तियों की संख्या ही मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जनसंख्या, देखिए फिगर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है और कमी किस कारण से होती है। देखिए यहाँ पे जन्म दर देखिए अधिक है ना, जन्म दर अधिक होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना। जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है जिस कारण जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। लेकिन यहाँ देखिए जन्म दर में कमी है, जन्म दर का स्तर कम है और मृत्यु दर बहुत अधिक है जिसके कारण जनसंख्या में कमी होते जाती है। और यदि जन्म दर और मृत्यु दर समान हो तो ऐसे स्थिति में जनसंख्या स्थिर होती है यानी कि संतुलित होती है, न तो जनसंख्या अधिक होती है और न ही जनसंख्या कम होती है। जनसंख्या स्थिर यानी कि संतुलित होती रहती है। तो इस तरह जन्म दर और मृत्यु दर प्रमुख कारक है जनसंख्या वृद्धि के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त कुछ और घटक है जिसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन हम देखते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। अप्रवास, उत्प्रवास और प्रवास। तो ये अप्रवास क्या होता है, जब व्यक्ति दूसरे देश में जाकर रहता है तो उसे हम अप्रवास कहते हैं, है ना। जब व्यक्ति, यहाँ पे छूट गया है, थोड़ा सा मिस हो गया है, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, यहाँ पे होगा नए देश में, है ना। अप्रवास का मतलब होता है जब व्यक्ति दूसरे देश में जाके रहता है तो उस स्थिति में हम उसे अप्रवास कहते हैं। और उत्प्रवास का अर्थ होता है जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, यानी कि एक देश को छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है तो उस वैसी स्थिति में हम उत्प्रवास कहते हैं।
लेकिन प्रवास प्रवास क्या होता है? कई कारणों से जनसंख्या का एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना ही प्रवास कहलाता है, यानी कि प्रवास की श्रेणी में आता है। तो प्रवास देखिए, आज हमारे देश में गाँव से लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में बहुत सारी सुविधाएं हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है ना? तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग गाँव से शहरों की ओर जा रहे हैं। तो उस वैसी स्थिति में हम कहेंगे कि प्रवास, यानी कि प्रवास कई कारणों से जनसंख्या का एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना प्रवास की श्रेणी में आता है। अब हम देखते हैं लिंगानुपात, कि लिंग अनुपात क्या होता है। लिंग अनुपात यानी कि स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। तो लिंग अनुपात कितने में कैसे मापा देखा जाता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। यानी कि किसी क्षेत्र में यदि 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुषों में कितनी महिला है ना? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं, और 1000 पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या को ही देखा जाता है। ठीक है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है, और यहाँ लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात यदि देखा जाए तो कहाँ है? तो हरियाणा में है। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, और कितना कम है? तो 877 है। ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड है, तो ये कब का है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी वर्तमान में 2021 में भी जनगणना होने वाली है, उसके बाद फिर नए रिकॉर्ड आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं बिहार। बिहार में लिंग अनुपात कितने हैं? तो बिहार में लिंग अनुपात 916 है, यानी कि 1000 पुरुषों में 916 महिलाएं हैं। तथा यहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर एवं मुंगेर है। तो आइए हम मैप पे देखते हैं कि गोपालगंज कहाँ है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, यहाँ देखिए, यहाँ पे गोपालगंज है। पूरब पश्चिम में देखिए गोपालगंज है, और पूरब में है हमारा भागलपुर और मुंगेर, जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है हमारे बिहार का। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि महिलाओं की संख्या पुरुषों के अनुपात में कम है ना? हर क्षेत्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों के अनुपात में कम है। तो इसके क्या कारण है? तो इसका प्रमुख कारण है बढ़ती दहेज प्रथा, और बढ़ती दहेज प्रथा के कारण ही भ्रूण हत्याएं हो रही है हमारे देश में। लेकिन आज जो है दहेज प्रथा को कानूनन अपराध माना गया है, और भ्रूण हत्या को भी अपराध घोषित किया गया है। ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे दंड प्रावधान में लाए गए हैं। अपराध दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही दंडनीय अपराध माना गया है। तो हमें इस प्रवृत्ति से बचने की आवश्यकता है। सरकार ने भी कानूनी रूप से कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित कर इसके लिए दंड का प्रावधान किया है। ठीक है। अब हम देखते हैं साक्षरता दर। भारत में 2011 में कुल साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। यानी कि जनगणना, जब हमारे देश में जनगणना होती है तो उसमें हर पक्ष की जानकारी ली जाती है ना? तो 2011 के अनुसार यदि देखें हम कि हमारे देश में कुल कितने साक्षर लोग थे और कितने निरक्षर थे, तो इसके बारे में भी रिकॉर्ड है। तो कितना है? तो साक्षरता दर है 74.04%, और जिसमें पुरुषों की संख्या है, पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14%, और महिलाओं की 65% यानी कि 65.46% है। ठीक है। वहीं यदि हम देखें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य क्या है? कौन सा है? तो केरल है। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य में है, जिसमें साक्षरता दर कितनी है? तो 91.98% है। जबकि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है राजस्थान, और जिसमें साक्षरता दर कितनी है? तो 52.66%। ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा हो गया? तो केरल हो गया, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य हो गया राजस्थान।
अब हम अपने बिहार के बारे में देखते हैं कि बिहार में साक्षरता दर कितनी है, तो 64% है ना। बिहार में साक्षरता दर 64 यानी कि 100 में 64 लोग ही साक्षर हैं। जबकि बिहार की सर्वाधिक साक्षरता दर यदि हम देखें, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य जिला में है, तो रोहतास में है। और कितना है, तो 75.959% एवं सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में है। और कितना है, तो 62.49%। यानी कि हमारा जो बिहार राज्य है उसमें सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जिला कौन सा है, तो रोहतास है ना, 75%। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया। और कितना है, तो 62.49% है ना, 62.49%। तो इस तरह हम लोगों ने जनसंख्या के बारे में आज मानव संसाधन कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जो हम जनसंख्या के बारे में भी पढ़े हम, तो ये जनसंख्या का जनगणना है ना, लोगों की संख्या के गणना ही जनसंख्या का जनगणना है। तो जनसंख्या का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी है ना, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए यदि आप लोग क्लास ध्यान से सुने हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं, है ना। और इससे आप ये भी अब देख सकते हैं कि आप लोगों को क्लास कितनी अच्छे से समझ में आई है। तो आइए हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में आज़ादी के बाद सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। आज़ादी के बाद हमारे देश में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, है ना, आज़ादी के बाद। तो इसका आंसर आप कब चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, है ना, या अपना आप देख भी सकते हैं कि आप लोगों को क्लास में कितनी समझ में आई। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, किसी निश्चित समय में अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना क्या कहलाता है। किसी भी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या का बहुत अधिक बढ़ जाना क्या कहलाता है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने वर्षों बाद जनगणना की जाती है ना, 2 वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद या 15 वर्षों बाद। तो भारत में कितने वर्ष बाद जनगणना की जाती है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई क्लास लूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा और आप उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।